नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक में। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, यानी कि हिंदी में कहा जाए सॉफ्टवेयर जीवन चक्र मॉडल। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो कराई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसमें हमने आपका पहला चैप्टर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें उसका इंट्रोडक्शन था, वो हमने करा दिए हैं। और इससे पहले आपको कई सारे वीडियो मिल चुकी हैं। आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी क्लासेस चल रही है और पीएचपी की भी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर जीवन चक्र के, यानी कि जो आपके जीवन चक्र मॉडल हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट चैप्टर है। आपका पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर लिया गया है। काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई सबसे पहले बात करें तो आपके चैप्टर में कई सारे मॉडल्स दिए गए हैं। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि SDLC इसका नाम होता है। इसे फुल फॉर्म कहें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके बारे में कहा जाए तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। SDLC का जो पूरा नाम होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल कहा जाता है। SDLC एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के लाइफ साइकिल, यानी कि जीवन चक्र की व्याख्या करता है। ये जो SDLC होता है ना, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो जीवन चक्र शैली होती है उसके बारे में ये बताता है। डेटाबेस डिज़ाइन SDLC एक मूलभूत घटक है, यानी कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए SDLC एक मूलभूत घटक है, यानी कि एक कंपोनेंट्स है जो उस डेटाबेस को डिज़ाइन करने में मदद करता है। किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जितने स्टेप्स या प्रोसेस आते हैं, उन सभी स्टेप को मिला के SDLC कहते हैं। यानी कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिन जिन स्टेपों का, जिन जिन चरणों का उपयोग किया जाता है और जो जो प्रोसेस होती हैं उसमें मिलाकर जो कार्य किया जाता है, उसी को SDLC कहते हैं। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसका चित्र देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। SDLC में जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसमें कौन कौन से चरण आते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि SDLC में कई सारे होते हैं। तो भाई किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए SDLC में आपको 5 चरण देखने के लिए स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जिसमें आपका एनालिसिस, डिज़ाइन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंशन और मेंटेनेंस दिए गए हैं। अब भाई इनके बारे में यहाँ पर कहा जाए तो एक सॉफ्टवेयर को बात करें तो सबसे पहले तो उस सॉफ्टवेयर की प्लानिंग की जाती है कि सॉफ्टवेयर में हमें क्या अचीव कराना है या उसके गोल्स क्या हैं, उसका क्या महत्व है, क्या डिस्कस करना है, वो सारी डिटेल्स आपको प्लानिंग में देखने के लिए मिल जाएगी। और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट और रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो भी कुछ है वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये SDLC का फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। और इस फेज में आपको यह देखने को मिल जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है वह अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं। अगर वह सही से अपना जॉब कर रहा है, यानी कि काम कर रहा है, तो उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कॉस्ट को भी एवलुएट करते हैं। सिस्टम को डिज़ाइन करने में कितने कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यह सब प्लानिंग स्टेप में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप है आपका एनालिसिस, यानी कि दूसरा स्टेप है और ये आपका फर्स्ट स्टेप है। भाई एनालिसिस की बात की जाए तो प्लानिंग फेज में प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है, यानी कि प्लानिंग जो का स्टेप नंबर फर्स्ट है, उसमें प्लानिंग्स में जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है। और फिर एंड यूजर्स जो आपका होता है इसमें, यानी कि एनालाइज फेज में उन प्रॉब्लम्स को और अधिक डिटेल्स के साथ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि जो प्लानिंग के बाद जो प्रॉब्लम मिलती हैं उन्हें एनालिसिस यानी कि विश्लेषण के रूप में यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। एनालिसिस फेज में यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि एंड यूज़र की ज़रूरत क्या होती है। इस फेज में सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है, उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है और उसमें एंड यूजर्स तथा डिज़ाइनर दोनों मिलकर प्रॉब्लम्स एरिया को हल करते हैं। उसके बाद आपका आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में आपके काफ़ी सारे, तीसरा फेज है आपका ये। और डिज़ाइन की बात करें भाई, डिटेल्स डिज़ाइन फेज़ की बात करें तो डिज़ाइनर सिस्टम के प्रोसेस को डिज़ाइनर
डिज़ाइन को पूरा करता है इस स्टेप में, और सिस्टम में संपूर्ण टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इंक्लूड करता है, जिससे सिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत और इंटरैक्टिव तथा एफिशिएंट बन जाए। उसके बाद आपका अगला स्टेप आता है जो कि चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप में बात करें इम्प्लीमेंटेशन, तो भाई इस फेज में हार्डवेयर यानी कि DBMS सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है तथा डेटाबेस को डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे पहले कि डेटाबेस को डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाए, सिस्टम को टेस्टिंग, कोडिंग तथा डबिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन में। तथा SDLC में ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला फेज़ होता है, यानी कि जो चौथा फेज़ होता है इसमें आपको कोडिंग भी करनी पड़ती है, और उसके बाद बात करी जाए तो इसमें आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ती है और डबिंग भी करनी पड़ती है। और उसके बाद आपका आता है अगला पाँचवा पॉइंट, जिसकी बात की जाए तो भाई पाँचवा पॉइंट है आपका मेंटेनेंस की बात करें तो ये एक रखरखाव इसका हिंदी मीनिंग होता है, और यह SDLC का सबसे लास्ट वाला फेज होता है। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है इसमें, और यूज़र उसका प्रयोग करना भी शुरू कर देता है इस पेज में। तब जो प्रॉब्लम उसमें आती हैं उनको टाइम टू टाइम हल करना पड़ता है तथा तैयार सिस्टम को समय समय पर अनुसार उसका ख्याल भी रखना पड़ता है और उसे मेंटेन भी रखना पड़ता है। तो ये है आपका SDLC का प्लानिंग फेज, जिसमें आपके 5 स्टेप आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके एक एक बारे जांच पड़ताल के बारे में। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, आपको एग्ज़ाम में जितने भी आता है वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स हमने बता दिए हैं, फिर भी आपको यहाँ पर एक बार और बता देते हैं। तो पहला फेज़ है आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग फेज़ में हम सॉफ्टवेयर को हम क्या अचीव करना चाहते हैं या उसके गोल्स क्या हैं डिस्कस करते हैं। और प्लानिंग फेज़ में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, रिक्वायरमेंट तथा रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी आती हैं, वो सारी चेक आप प्लानिंग में कर सकते हैं, और ये SDLC का फर्स्ट फेज़ होता है। इस फेज़ में हम ये देखते हैं कि जो वर्तमान में सिस्टम होता है वह अपना काम सही रूप से कर रहा है या नहीं। अगर वह सही रूप से अपना काम नहीं कर रहा होता है तो उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कॉस्ट को भी एवलुएट करते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन करने में कितने कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यह सब प्लानिंग फेज़ में आता है कि कितने एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो सब आपको प्लानिंग फेज़ में देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण आपको ले देकर चलते हैं। एक यूज़र आपके पास आया है मान लीजिए, और वो एक आपसे एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना चाहता है। तो आप एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो प्लानिंग करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर में चाहिए, क्या क्या आपको ज़रूरतें हैं, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं, वो सारी आपको इस प्लानिंग फेज़ में देखने के लिए मिल जाती है। अगला फेज़ है आपका एनालिसिस। इस प्लानिंग फेज़ में आपको प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है तथा एनालिसिस फेज़ में उन प्रॉब्लम्स को अधिक डिटेल्स के साथ एग्जामाइन किया जाता है। एनालिसिस फेज़ में यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है और एंड यूज़र की जो ज़रूरतें होती हैं उस फेज़ में सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है। इसमें एंड यूज़र तथा डिज़ाइनर्स दोनों मिलकर प्रॉब्लम्स एरिया को हल करते हैं। अगला पॉइंट है आपका तीसरा, डिटेल सिस्टम डिज़ाइन की बात की जाए तो भाई इसमें आपके काफ़ी सारे डिज़ाइनर सिस्टम के प्रोसेस के डिज़ाइन को पूरा करते हैं और सिस्टम में संपूर्ण टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इंक्लूड किया जाता है। जितने भी सिस्टम में आपको टेक्निकल इश्यू वगैरह जो भी हैं वो सारे इंक्लूड करने पड़ते हैं इसमें, और जिससे सिस्टम और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव तथा एफिशिएंट बन जाता है। अगला पॉइंट है आपका इम्प्लीमेंटेशन। इस फेज में आपको हार्डवेयर यानी कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है तथा डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इससे पहले कि डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाए तो सिस्टम को पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद आप उसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद उसकी डबिंग प्रोसेस से आपको उसको होकर गुजारते हैं, और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है आपका SDLC में ये वाला जो फेज़ होता है चौथा। और उसके बाद आपका पांचवा फेज़ है मेंटेनेंस की बात की जाए तो भाई ये SDLC का एक अंतिम फेज़ है, लास्ट फेज़ है, और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है तथा यूज़र उसका प्रयोग करना भी शुरू कर देता है। तब जो प्रॉब्लम उसमें आती हैं उनको टाइम टू टाइम आपको इस फेज़ में देखने के लिए मिल जाता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। SDLC में 3 प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप।
जिसमें आपका करेक्टिव मेंटेनेंस है, अडेप्टिव है और परफेक्टिव है। ये 3 तरह के मेंटेनेंस आपके एसडीएलसी में देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसके बाद आपका अगला मॉडल है जिसकी बात की जाए भाई, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की बात करी जाए तो भाई ये एसडीएलसी का सबसे पहला और पुराना मॉडल होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए वाटरफॉल मॉडल एसडीएलसी का प्रसिद्ध और अच्छा वर्जन है। और वाटरफॉल मॉडल लीनियर यानी कि रेखीय तथा सिक्वेंशियल यानी कि अनुक्रम मॉडल है। इसका अर्थ यह है कि एक डेवलपमेंट फेज़ तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि उसका पिछला फेज़ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता। हम वाटरफॉल मॉडल में फेज़ को ओवरलैप नहीं कर सकते, यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जब तक पिछला वाला जो फेज़ है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप अगले फेज़ के लिए रेडी नहीं हो सकते, यानी कि अगला फेज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते। हम वाटरफॉल मॉडल को निम्न तरीकों से यहाँ पर इमेजिनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। एक बार जब पानी चट्टान के किनारे के ऊपर से प्रवाहित होने लगता है और पहाड़ के नीचे की ओर गिरने लगता है तो यह पानी ऊपर की ओर वापस नहीं जा सकता। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आप वाटरफॉल मॉडल में आप किसी भी फेज़ को ओवरलैप नहीं कर सकते। इसी प्रकार वाटरफॉल भी कार्य भी करता है और एक बार डेवलपमेंट का एक फेज़ पूरा हो जाता है तो हम अगले फेज़ में चले जाते हैं, लेकिन वापस पिछले फेज़ में नहीं आ सकते। ये इसकी कंडीशन होती है। उसके बाद वाटरफॉल मॉडल में एक फेज़ का आउटपुट दूसरे फेज़ के लिए, यानी कि दूसरे फेज़ के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। अब भाई वाटरफॉल में भी आपके 5 स्टेप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और बात की जाए वाटरफॉल मॉडल आपका कुछ यहाँ पर झरने की तरह होता है जो एक सीक्वेंस तरीके से यहाँ पर चलता दिखाई देता है, जिसमें आपका पहला है रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस। ये 5 चरण आपके होते हैं वाटरफॉल मॉडल में। अब यहाँ पर क्या क्या इनकी कंडीशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या वाटरफॉल में जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो भाई पहला फेज़ है आपका रिक्वायरमेंट फेज़। भाई रिक्वायरमेंट फेज़ में अगर बात करी जाए वाटरफॉल मॉडल का सबसे पहला फेज़ होता है और इस फेज़ में सिस्टम की रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरतों को इकट्ठा किया जाता है और जो भी कार्रवाई होती है वो सारी इस फेज़ में देखने के लिए मिल जाती है। ये फेज़ बहुत क्रूअल होता है क्योंकि इसी फेज़ पर अगले फेज़ आधारित होते हैं। जब तक कि आपका अगला फेज़ आपको तैयार करना है उसके लिए आपको पिछला फेज़ आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। दूसरा है डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ इस तथ्य पर आधारित होता है कि सॉफ्टवेयर का निर्माण किस प्रकार होगा। डिज़ाइन फेज़ का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करना है, जिससे कि आने वाले फेज़ पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और रिक्वायरमेंट फेज़ में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इस फेज़ में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है तथा डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे पहले कि डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाए सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग, कोडिंग तथा डबिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। वाटरफॉल में ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला फेज़ होता है और एसडीएलसी में भी ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय में चलता है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपका अगला फेज़ आ जाता है। अगला फेज़ है वेरिफिकेशन का। भाई वेरिफिकेशन फेज़ में इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है कि सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है और यह एवेल्यूएट किया जाता है कि हमने प्रोडक्ट बनाया है। इस फेज़ में विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जाती हैं कि सॉफ्टवेयर सही तरह से कार्य कर रहा है तथा सॉफ्टवेयर के हर एरिया में चेक किया जाता है। माना अगर हमने सॉफ्टवेयर की अच्छी तरह से वेरीफाई नहीं किया तो उसमें कई सारे डिफेक्ट, एरर आ सकते हैं और इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके लिए वेरिफिकेशन अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वेरिफिकेशन का यह एक फ़ायदा होता है कि इससे सॉफ्टवेयर के फेल होने का रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला फेज़ होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फेज़ में रखरखाव वाली चीज़ें आती हैं। यहाँ पर वाटरफॉल का सबसे अंतिम फेज़ होता है। मेंटेनेंस फेज़ आपका लास्ट फेज़ होता है जब सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है तथा यूज़र उस सिस्टम का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तब जो उसमें प्रॉब्लम्स यानी कि जो कमियां आती हैं उनको टाइम टू टाइम यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है तथा सॉफ्टवेयर को समय समय पर उसका रखरखाव करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एसडीएलसी में 3 प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात कर चुके हैं।
और इसी तरह से यहाँ पर मेंटेनेंस की बात की जाए तो यहाँ पर मेंटेनेंस भी आपको 3 प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और उसमें किस तरह से एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, वो सारी जानकारी आप पा चुके हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल के कुछ लाभ और हानियों के बारे में। तो भाई सबसे पहला लाभ यही है कि यह मॉडल समझने में काफ़ी ज़्यादा सरल होता है और दूसरा पॉइंट यही है कि यह मॉडल उपयोग करने में भी आसान होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि यह मॉडल निर्धारित समय में अपना पूरा कार्य कंप्लीट कर लेता है। इस मॉडल में परिणाम अच्छी तरह से प्रलेखित होते हैं, यानी कि इसमें जो दिखाए गए सभी परिणाम होते हैं वो एक तरह से लिखे हुए यानी कि कोडिंग करे हुए होते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात, हानियों की बात की जाए तो भाई इसमें काफ़ी सारी हानियाँ भी होती हैं कि इस मॉडल में जोखिम तथा अनिश्चितता अधिक होती है और यह मॉडल जो होता है लंबी तथा अनिश्चितता अधिक होता है, यानी कि काफ़ी लॉन्ग मॉडल देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। और इस मॉडल में विभिन्न प्रकार के प्रगति यानी कि प्रोसेस को मापना कठिन होता है और इस मॉडल में बदलती आवश्यकताओं को समय योजित नहीं किया जा सकता, यानी कि इस मॉडल में कोई भी आपको एडिटेशन बाद में नहीं करने के लिए मिलता है। एक बार सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है, उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपका अगला मॉडल है जो कि तीसरा मॉडल है स्पाइरल मॉडल। भाई स्पाइरल मॉडल को सन 1985 में बोहम ने प्रस्तावित किया था, यानी कि बोहम वैज्ञानिक थे जो कि सन 1985 में स्पाइरल मॉडल को डेवलप किया था। और इस मॉडल का आकार कुछ घुमावदार यानी कि स्पाइरल होता है और इसी कारण इस मॉडल को स्पाइरल मॉडल कहा जाता है। स्पाइरल मॉडल में आपको वाटरफॉल मॉडल तथा प्रोटोटाइप मॉडल दोनों आते हैं, अर्थात ये वाटरफॉल मॉडल तथा प्रोटोटाइप मॉडल जो होता है दोनों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन से ये बनकर तैयार होता है। स्पाइरल मॉडल का प्रयोग जो होता है बड़े प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है और छोटे प्रोजेक्ट में इसका प्रयोग नहीं किया जाता तथा यह मॉडल बहुत अधिक एक्सपेंसिव यानी कि खर्चीला होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है आपका ये मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर ये इसका चित्र दिखाया गया और ये आपका प्लानिंग फेज़ हो जाता है। फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 में आपको पता है कि रिक्वायरमेंट जो भी उसकी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग वगैरह होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और सॉफ्टवेयर को क्या क्या अचीवमेंट होती हैं और क्या क्या गोल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो चरण होता है उसका एनालिसिस का होता है। एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर की जांच पड़ताल की जाती है। इस फेज में आपको जितने भी रिस्क होते हैं उनको आइडेंटिफाइड किया जाता है। अगर कोई भी रिस्क मिलता है तो उसका सॉल्यूशन भी इस निकाला जाता है इस वाले चरण में, एनालिसिस में। उसके बाद यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग फेज़ दिया गया है। इंजीनियरिंग फेज़ में आपको कोडिंग और टेस्टिंग दो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई इस फेज़ में कोडिंग तथा सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है तथा सॉफ्टवेयर में जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो इसी फेज़ के अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तीसरा फेज़ है इसका। और चौथा फेज़ है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में प्रोजेक्ट एवोल्यूशन है और इस फेज़ में जो भी सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता है उसको कस्टमर एवोल्यूट यानी कि मूल्यांकन करता है तथा अपना फीडबैक भी इसी चरण में देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग और कुछ तरह से ये घुमावदार तरीके से है, तो इस तरह से ये यहाँ पर आपका कुछ सॉफ्ट वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल की तरह ही यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर एक एक इनके पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं पूर्ण रूप से। तो इसमें 4 मॉडल होते हैं यानी कि 4 फेज़ होते हैं। पहला प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग और एवोल्यूशन। भाई प्लानिंग फेज़ में जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और प्लानिंग फेज़ में हम सॉफ्टवेयर को क्या अचीव करना चाहता है ये सारे गोल्स और डिस्कस यहाँ पर करने के लिए मिल जाते हैं। और दूसरा आपका रिस्क एनालिसिस। इस पेज में हम जितने भी रिस्क और होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है तथा अगर कोई रिस्क भी मिलता है तो उसका सॉल्यूशन भी इस फेज़ में देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद तीसरा फेज़ है आपका इंजीनियरिंग। इस पेज में कोडिंग तथा टेस्टिंग की जाती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की जो पूरी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस आपको इंजीनियरिंग फेज़ में देखने के लिए मिल जाती है। चौथा फेज़ है आपका एवोल्यूशन। इस फेज़ में जो भी सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है उसको कस्टमर एवोल्यूट यानी कि मूल्यांकन करता है तथा उसको सॉफ्टवेयर जो बनकर तैयार होता है उसको अपना फीडबैक भी देता है। अब यहाँ पर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो भाई एडवांटेज यहाँ पर काफ़ी सारे दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सतत विकास जोखिम प्रबंधन में भी मदद करता है, यानी कि इसमें काफ़ी सारे रिस्क भी होते हैं और यहाँ पर रिस्क जो
जोखिम को भी यहाँ पर प्रबंधन में मदद करता है। विकास तेज होता है इसमें। आपको तीसरा पॉइंट है आपका सुविधाओं को एक व्यवस्थित तरीके से जोड़ जाता है और परियोजना का अनुमान भी अधिक सटीक होता है इसमें। सभी सॉफ्टवेयर का विकास जीवन चक्र SDLC मॉडल की सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल करता है और उपयोगकर्ता या ग्राहक विभिन्न चरणों को देख और उनकी समीक्षा भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बात की जाए इसके डिसएडवांटेज की, हानियों की, तो यहाँ पर छोटी परियोजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मॉडल काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और प्रलेखन की एक बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। कम जोखिम वाली परियोजना के लिए ये उपयोग नहीं है और इस परियोजना की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य को परिभाषित करना मुश्किल होता है। परियोजना को चलाने के लिए यहाँ पर एक टीम की आवश्यकता होती है और एक विशेष टीम की यहाँ पर ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर चौथा मॉडल है आपका प्रोटोटाइप मॉडल, अब जिसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। भाई देखो, प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के प्रोटोटाइप्स का निर्माण करता है, जिसमें पहले प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है, फिर उस प्रोटोटाइप पर आधारित अंतिम प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल को डेवलप किया गया था। यानी कि वाटरफॉल में जो भी कमियां थीं उन कमियों को सामने लाने के लिए यहाँ पर प्रोटोटाइप मॉडल का डेवलपमेंट किया गया था। इस मॉडल का निर्माण तब किया जाता है जब हमें रिक्वायरमेंट का अच्छी तरह से पता नहीं होता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर में जो भी कुछ ज़रूरतों का पता नहीं चल पाता है तब इस मॉडल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इस मॉडल की खासियत यही होती है कि इस मॉडल को दूसरे मॉडल्स के साथ भी प्रयोग में लाया जाता है और अकेले भी। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पाइरल मॉडल में भी इसका प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ किया जाता है। इस मॉडल में एक दिक्कत यह है कि एंड यूजर अगर प्रोटोटाइप मॉडल से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा नया प्रोटोटाइप मॉडल बनवा सकता है, जिससे इस मॉडल में बहुत पैसा तथा समय भी लगता है। यहाँ पर ये इसका चित्र दिया गया है, आप इसमें कौन कौन से फेज होते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भाई इस मॉडल में आपको जो भी फेज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला फेज़ जो होता है वो होता है गैदर रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको प्लानिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर में जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद क्यूब डिज़ाइन आ जाता है। क्यूब डिज़ाइन में जो भी आपकी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग वगैरह होती है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बुल्ड प्रोटोटाइप, यानी कि प्रोटोटाइप को यहाँ पर डेवलप किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर एवोल्यूट किया जाता है। एवोल्यूट के बाद अगला चरण जो आता है आपका वो रिफाइन प्रोटोटाइप है और रिफाइन प्रोटोटाइप के आप उसके बाद जो पूर्ण रूप से जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है वो प्रोडक्ट हमारा कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ ये चित्र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर सारे पॉइंट क्या हैं उनके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा गया है। पहला पॉइंट है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये आपका प्रोटोटाइप मॉडल का जो फर्स्ट फेज होता है, ये प्रोटोटाइप मॉडल का सबसे पहला स्टेप भी है और रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना, एकत्रित करना इसके अंतर्गत आता है। वैसे तो कस्टमर को रिक्वायरमेंट का कुछ खास पता नहीं होता है, लेकिन जो प्रमुख रिक्वायरमेंट होती हैं उनका विस्तार पूर्वक यहाँ पर डिफाइन करने के लिए मिल जाता है। दूसरा इसका जो स्टेप है वो बुल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप है। इस फेज में इनिशियल प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है और उसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट को यहाँ पर प्रदर्शित यानी कि शो करने के लिए मिल जाता है तथा यूजर इंटरफेस भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो फेज है इसमें रिव्यू द प्रोटोटाइप। जब प्रोटोटाइप का निर्माण पूरा हो जाता है तो एंड यूजर या कस्टमर को इसे प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उसके सामने इसको लाया जाता है। उसके बाद उसमें जो प्रोटोटाइप के बारे में फीडबैक लिया जाता है कस्टमर से, इस फीडबैक का प्रयोग सिस्टम को और बेहतर बनाने में किया जाता है और प्रोटोटाइप में जो भी संभव परिवर्तन हो सकते हैं वो यहाँ पर करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद अगला फेज है आपका रिव्यू एंड इम्प्रूव द प्रोटोटाइप। जब एंड यूजर तथा कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है तो फीडबैक के आधार पर प्रोटोटाइप मॉडल को कुछ बेहतर बनाने के लिए उसे इम्प्रूव किया जाता है। अगर कस्टमर प्रोटोटाइप से संतुष्ट नहीं है तो एक नए प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है। तब यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कस्टमर को अपनी इच्छा अनुसार प्रोटोटाइप मॉडल नहीं मिलता। अब यहाँ पर कुछ इसके लाभ और हानियों के बारे में बात करेंगे। तो भाई इसका सबसे पहला लाभ यही है कि इस मॉडल में प्रारंभिक अवस्था में ही गलतियों का पता लगाया जाता है।
यानी कि इस मॉडल में जो भी गलतियां होती हैं उनका पता आप पहले हाथ यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा है कि यह मॉडल भ्रामक तथा मुश्किल कार्यों के लिए उपयोग होता है। इस मॉडल में लागत कम आती है और इस मॉडल में कार्य पूर्ण करने में समय कम लगता है। और इसके डिसएडवांटेजों की बात की जाए तो पहला पॉइंट है आपका, इस मॉडल की प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेसिंग होती है वो कठिन होती है और इस मॉडल की जो कार्य गति होती है वो काफ़ी स्लो होती है और इस मॉडल में प्रोटोटाइप डेवलपर्स के लिए भ्रम पैदा होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगला मॉडल है आपका एवोल्यूशनरी मॉडल। तो भाई SDLC के इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल्स को मिलाकर एवोल्यूशनरी मॉडल बनता है। इसे कभी कभी सक्सेसिव वर्जन्स मॉडल और कभी कभी इंक्रीमेंटल मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को बहुत सारे मॉड्यूल्स में तोड़ा जाता है और उन मॉड्यूल्स को इंक्रीमेंट करके बनाया जाता है और डिलीवर किया जाता है। इसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर के कोर मॉड्यूल्स को डेवलप किया जाता है और कोर मॉड्यूल्स वे मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें दूसरे मॉड्यूल से सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक एवोल्यूशनरी मॉडल्स को इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का प्रयोग करके इसे डेवलप किया जाता है। यहाँ पर चित्र की सहायता से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई ऊपर का जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें सॉफ्टवेयर के नए वर्जन में पिछले वर्जन के कुछ फंक्शन दिए गए हैं और एवोल्यूशनरी मॉडल का प्रयोग सामान्यतः बहुत ही बड़े प्रोडक्ट के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें नए फंक्शन डालने के लिए मॉड्यूल्स को खोजना आसान होता है। अक्सर एवोल्यूशनरी मॉडल का उपयोग तब किया जाता है जब कस्टमर प्रोडक्ट को इंक्रीमेंटल वे में प्राप्त करना पसंद करता है ताकि वह अलग अलग फीचर्स का उपयोग करना शुरू कर सके और उसे प्रोडक्ट के पूरे डेवलप और डिलीवर होने तक का वेट ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पर इसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही है आपका इसमें कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये मॉडल उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट यही है कि आंशिक रूप से डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर के साथ यूजर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तीसरा, मॉडल सॉफ्टवेयर के विभिन्न वर्जन की डिलीवरी के दौरान यूजर को रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकताओं को सही ढंग से जानने में इससे मदद मिलती है। और चौथा पॉइंट है कि इसका उपयोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किया जाता है क्योंकि सिस्टम को आसानी से ऑब्जेक्ट में विभाजित किया जाता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसमें प्रॉब्लम्स को अलग अलग मॉडल में विभाजित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें बहुत सारे मॉडल्स को डिलीट करना रिलीज़ करना भी पड़ता है जिसमें फ़ोटो और समय ज़्यादा लगता है। इसमें बहुत सारे वर्जन होते हैं इसलिए कभी कभी कस्टमर कंफ्यूज भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला मॉडल है जो कि छठा मॉडल है। छठा मॉडल की बात करें तो ये आपका एजाइल मॉडल है। एजाइल मॉडल की बात की जाए तो भाई ये इटरेटिव तथा इंक्रीमेंटल्स मॉडल का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि अर्थात ये इटरेटिव तथा इंक्रीमेंटल मॉडल्स को मिलाकर बनता है। एजाइल मॉडल में प्रोसेस एडेप्टेबिलिटी तथा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दिया जाता है और पहले के समय में इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का प्रयोग सॉफ्टवेयर को बनाने में किया जाता था, परंतु आज के समय में डेवलपर्स को बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी इसमें यही होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में कस्टमर सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने को कहता है। इन चेंजेस को करने में बहुत सारा टाइम्स और तथा पैसा भी खर्च होता है। तो इन सब कमियों को पूरा करने के लिए 1990 के दशक में एजाइल मॉडल को प्रस्तावित किया गया था। तो भाई एजाइल मॉडल को मुख्यतः सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में चेंजेस करने के लिए बनाया गया था और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा किया जा सके इसके लिए भी इसको बनाया गया था। एजाइल मॉडल में काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें बात करें तो पहला आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यहाँ पर 6 इसके स्टेप्स दिए गए हैं, इनके बारे में यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं आखिर में ये स्टेप्स होते क्या हैं। यहाँ पर इसका चित्र देखने के लिए नहीं है, आपके सिलेबस में भी इसका चित्र नहीं मिला है। तो यहाँ पर स्टेप्स की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो भाई एजाइल मॉडल में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को छोटे इंक्रीमेंटल भागों में बांट दिया जाता है और इसमें सबसे पहले सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसे डेवलप किया जाता है और उसके बाद बड़ा पार्ट होता है और प्रत्येक इंक्रीमेंटल पार्ट को इटरेशन पर विकसित किया जाता है। प्रत्येक इटरेशन को छोटा रखा जाता है जिससे कि उसे आसानी से मैनेज किया जा सके तथा उसमें 2-3 हफ्तों में पूरा किया जा सके। एक समय में केवल एक ही इटरेशन को प्लान डेवलप तथा डिप्लॉय किया जाता है। इसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं। यहाँ पर कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपके सिलेबस में जो सिद्धांत वाला क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि एजाइल मॉडल के प्रिंसिपल्स का यानी कि सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 6 सिद्धांत यहाँ पर लिए गए हैं जो आपको बेसिकली खूब ध्यान से यहाँ पर रीड करना है। तो पहला सिद्धांत इसका यही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के समय कस्टमर के साथ कांटेक्ट बनाए रखने के लिए तथा रिक्वायरमेंट को समझने के लिए डेवलपमेंट जो टीम होती है उसमें एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है। जब किसी इटरेशन को पूरा कर लिया जाता है तो स्टेक होल्डर तथा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव उसे रिव्यू करते हैं तथा रिक्वायरमेंट को दोबारा एवल्यूएट करते हैं। समझने की बात यह है कि जब सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है तो वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उस कस्टमर से कांटेक्ट यहाँ पर बनाए रखना पड़ता है और एक आपकी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव टीम होती है। जब आपके सॉफ्टवेयर का जो इटरेशन हो जाता है आपका कंप्लीट तो स्टेक होल्डर्स तथा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव उसे रिव्यू के लिए यहाँ पर बुलाते हैं और तब उसमें जो रिक्वायरमेंट होती हैं दोबारा में उन रिक्वायरमेंट को यहाँ पर एवल्यूएट कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझने के लिए वर्किंग सॉफ्टवेयर का डेमो दिया जाता है, अर्थात इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर के इंक्रीमेंटल वर्जन्स को कुछ हफ्तों बाद कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को डिलीवर करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट है, इस मॉडल में यह सलाह दी जाती है कि डेवलपमेंट टीम का साइज छोटा यानी कि 5 से 9 लोग होना चाहिए जिससे कि टीम मेंबर्स जो होते हैं वो फेस टू फेस आपस में बात कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। एजाइल मॉडल इस बात पर भी फोकस करता है कि सॉफ्टवेयर में जब भी कोई चेंजेस करने हो तो उन्हें जल्दी से पूरा कर लिया जाए। उसके बाद यहाँ पर जो छठा इसका सिद्धांत है, एजाइल डेवलपमेंट में 2 प्रोग्रामर्स का एक साथ काम करते हैं, यानी कि एजाइल मॉडल में 2 प्रोग्रामर्स आपस में एक साथ काम करते हैं और एक प्रोग्रामर जो होता है वो कोडिंग करता है और दूसरा जो होता है वो कोड का रिव्यू करता है। दोनों प्रोग्रामर्स आपस में अपने कामों को बदलते रहते हैं, यानी कि कभी कभी कोई कोडिंग करता है तो कभी कभी कोई रिव्यू करता है। यहाँ पर इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो भाई इसके लाभ निम्नलिखित होते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला लाभ आपका यही है कि इसमें 2 प्रोग्रामर्स होते हैं, इसमें एक प्रोग्रामर्स कोडिंग करता है और दूसरा उसमें रिव्यू करता है, यानी कि जब कोडिंग कंप्लीट हो जाती है जो उसमें गलतियाँ होती हैं वो जो रिव्यू देता है वो सारी गलतियों को दूर कर देता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बहुत कम समय में पूरा कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को प्रत्येक इटरेशन का आइडिया होता है जिससे वह रिक्वायरमेंट को आसानी से चेंज कर सके। चौथा पॉइंट यही है कि यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत ही वास्तविक अप्रोच है, प्रक्रिया है। इसमें टीम वर्क पर ध्यान दिया जाता है और इसमें रूल्स बहुत कम होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी ना के बराबर होते हैं। इसमें प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसे आसानी से मैनेज भी किया जाता है और यह डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। यहाँ पर हानियों की बात की जाए तो भाई यह कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी को हैंडल नहीं कर पाता है और इसमें फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से डेवलपमेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है और यह ज़्यादातर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर रहता है। अगर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है तो सॉफ्टवेयर गलत बन जाता है और इसमें केवल यानी कि जो एक्सपीरियंस वाले प्रोग्रामर्स होते हैं वो ही इसका डिसीजन ले सकते हैं। नए प्रोग्रामर्स के लिए यह डिसीजन नहीं लेने देते। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शुरुआत में सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना एफर्ट तथा टाइम
लगेगा इसका पता नहीं लग पाता। अब यहाँ पर इसके कुछ मॉडल्स दिए गए हैं जिसमें आप SCRAM क्रिस्टल मैथडोलॉजीज DSDM हैं, और यहाँ पर FDD लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट XP यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। और उनके बाद यहाँ पर अगला मॉडल आ जाता है आपका डेवलपमेंट मॉडल, जो कि आपका 7वां मॉडल है, विकासवादी मॉडल। इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो भाई विकासवादी मॉडल की बात की जाए, यानी कि डेवलपमेंट मॉडल की बात की जाए, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बाद एक अन्य मॉडल होता है जिसका नाम विकासवादी मॉडल होता है, और इसको डेवलप किया गया है। इस तरह के दृष्टिकोण में एक मॉडल के क्रमिक संस्करण यानी कि वर्जन्स को डिज़ाइन किया जाता है, और उन्हीं क्रमिक वर्जन्स को मुख्य अंतिम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाया जाता है, और यह वृद्धिशील और विकास प्रकार के डिज़ाइन का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन होते हैं। विकासवादी मॉडल का अनुप्रयोग बड़ी परियोजना के लिए किया जाता है, बड़ी प्लानिंग के लिए किया जाता है, जहां पूरे सिस्टम की डिज़ाइनिंग एक साथ नहीं की जा सकती है। इसलिए परियोजना को छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका डिज़ाइन किया जाता है और उसे डेवलप किया जाता है। सॉफ्टवेयर विभिन्न कार्यात्मक इकाइयों की तरह कार्य करते हैं, और बाद में इन इकाइयों को जोड़ा जाता है अंतिम प्रोडक्ट के विकास और डिलीवरी के लिए। इस प्रकार के मॉडल का उपयोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किया जाता है, जहां विभिन्न फंक्शन और प्रक्रिया को अलग तरीके से बनाया जाता है और फिर इसको एक पूरे कार्यक्रम के रूप में संयोजित किया जाता है। इन कार्य और प्रक्रिया को बड़े प्रोग्राम में व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक सरल फंक्शन बना सकते हैं जो किसी दिए गए डेटा को डुप्लीकेट निकालता है। अब इस फंक्शन को उपयोग किसी प्रोग्राम जहाँ बड़े डेटा को डुप्लीकेट आइटम के लिए जांचना है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब भाई यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है, आप ये चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नए संस्करण बनाए जाते हैं जो कि अंतिम उत्पाद यानी कि अंतिम प्रोडक्ट डिलीवर किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ यूज़ दिए गए हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसका पहला यूज़ यही है कि यह मॉडल बड़ी परियोजना के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और यह मॉडल वृद्धिशील होता है। जब ग्राहक कुछ सुविधा और डिज़ाइनों के साथ शुरुआत करना चाहता है और पूर्ण सॉफ्टवेयर की मांग एक साथ नहीं करता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ किया जाता है, और महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपका डेवलपमेंट मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर इसके नुकसान की बात की जाए तो भाई इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि समस्या को कई भागों में यहाँ पर डिवाइड करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। दूसरा नुकसान की बात की जाए तो ग्राहक की जो अस्वीकृति होती है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। कई बार इसकी आवश्यकता भी हो सकती है, और विकास करने में, डेवलप करने में इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और परियोजना में भी ज़्यादा समय लग जाता है। इस प्रकार का मॉडल कम लचीला होता है। और यहाँ पर इसके एडवांटेज की बात की जाए, लाभों की बात की जाए तो भाई विकास इसमें तेज़ होता है। सुविधाओं को एक व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जाता है, एक अनुक्रम में जोड़ा जाता है। बाद में तारीख के अनुसार अतिरिक्त कार्य क्षमता भी आपको इसमें जोड़ने के लिए मिल जाती हैं। परियोजना का अनुमान यह सटीक बिल्कुल लगा लेता है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका 3rd चैप्टर जो है वो जल्द ही शुरुआत हो जाएगी। और इससे पहले IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और PHP की क्लास आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें। अभी तक चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।